हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी गोल्स विद खुशी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। सो गाइस, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, सबसे पहले गाइस इसका मतलब क्या होता है। ट्रेड मतलब होता है व्यापार। ओके, सो अ कंपनी एस्टैब्लिश्ड पावर, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश कंपनी बोला गया है, जो ब्रिटिश हमारे देश में कब्जा करने के लिए आए थे। सो द कंपनी एस्टैब्लिश्ड पावर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कैसे उन्होंने अपनी पावर, अपनी ताकत हमारे इंडियंस के पीपल्स के ऊपर जमाई। ओके, वो हम यहाँ पर देखेंगे। औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। He established control over a very large part of a territory that is known as a India। ठीक है, जो औरंगजेब था वह एक बहुत ही पावरफुल मुगल रूलर था, है ना। उसने बहुत सारे इंडियाज़ के पार्ट में अपनी टेरिटरीज, मतलब अपना बोलते हैं ना कब्जा जमाया हुआ था, है ना, जिसे हम इंडिया कहते हैं। आफ्टर हिज डेथ इन 1707, उसकी डेथ कब हुई थी? 1707। उसकी डेथ के बाद बहुत से ऐसे मुगल गवर्नर्स थे, है ना, लाइक जो सूबेदार हुआ करते थे, है ना, और बहुत सारे बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे, है ना। उन्होंने क्या करा? देयर अथॉरिटी स्टैब्लिशिंग रिलीजन किंगडम्स, है ना। उन्होंने अपनी अथॉरिटी को जमाना शुरू कर दिया। मतलब जैसे पहले औरंगजेब था, बहुत सारे पार्ट्स में उन्होंने अपना कब्जा कर रखा था, है ना। तो उसके बाद जितने भी सूबेदार ज़मींदार थे, उन्होंने भी वहाँ पर अपना अपना किंगडम करना, इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। एज पावरफुल रिलीजनल किंगडम्स इमर्ज इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। इसी तरह के बहुत सारे पावरफुल रीजन्स थे जो कि हमारे इंडिया में बहुत लोगों ने कब्जे किए हुए थे, अपना किंगडम जमा रखा था। दिल्ली कुड नॉट लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। उस समय पे जो दिल्ली था वो ज़्यादा इतना भी इफेक्टिव सेंटर नहीं था, मतलब उसका ज़्यादा कुछ भी यहाँ पर नहीं बताया गया है। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी के बीच में However, a new power was emerging on the political horizon, the British। ठीक है, जब जो न्यू पावर आया, मतलब जो नई पावर आई, जो कि कहाँ से आई थी? पॉलिटिकल हॉरिजन के तरफ से आई थी, जो कि ब्रिटिश का था। ठीक है, डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वेयर ल्यूस्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज। क्या आपको पता है कि जो ब्रिटिश थे वह आए तो थे छोटा मोटा व्यापार करने, है ना, बट कैसे उन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्वायर कर लिया, है ना, कैसे उन्होंने अपना जो है कब्जा जमा लिया, है ना, अपनी पावर को वो दिखाने लगे। तो ये सब कैसे हुआ? How then did they came to the master of the vast emperor? In this chapter you will see how this came about। ठीक है, किस तरह से मतलब उन्होंने वह यहाँ इंडिया के मास्टर बन गए, किंगडम, उन्होंने अपना एम्पायर कैसे खड़ा किया। सो इस पूरे चैप्टर्स में हम ये चीज़ देखेंगे। ये आप गाइस देख सकते हैं, इमेज है यहाँ पे। ये जो है ये ब्रिटिश है और ये बहादुर शाह जफ़र हैं, और इनके जो सन हैं जो जिनका नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो कि अरेस्ट किए जा रहे हैं। किसने अरेस्ट किया था? कैप्टन हॉटसन ने। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बात है क्या, ये जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से ब्रिटिश की कंपनी को कहा गया है। कम्स ईस्ट, है ना, वह ईस्ट की तरफ से कैसे आई वो अब हम जानेंगे। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ कैरेक्टर फ्रॉम अ रूलर ऑफ इंग्लैंड। 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मतलब जो ब्रिटिश थे, है ना, वो कहाँ के? पहले इंग्लैंड के रूलर कहलाया करते थे। क्यून Elizabeth I granting it the sole right to trade with the East। जो क्यून थी वहाँ की, ठीक है, जो क्यून थी, है ना, उन्होंने भी ट्रेड, जो उनका व्यापार हुआ करता था, है ना, जो कि वो ईस्ट से करके लाते थे, है ना, उनमें जो ये जो क्यून है वह भी शामिल थी। दिस मीन दैट नो अनदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी ना। कुल मिला के इसका जितना भी सब मतलब है वह ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसके अलावा
बाद कोई भी अदर कंपनी वहाँ पे अपना ट्रेंडिंग का जो बिजनेस है वह नहीं जमा सकती है ना। वह अपने आप को क्या समझती थी कि वह बहुत बड़े ट्रेंडर है ना, उनसे ज़्यादा कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता इस तरह से। विद देयर कैरेक्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियंस लुकिंग फॉर न्यू लैंड from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices। ठीक है, अब क्या है कि कुछ जो कंपनी है ना वह क्या कैसे आए थे, वह ओशियन की तरफ से आए थे। हमारे पास ये जो मैप है हम इस पे देख सकते हैं, ये है बॉम्बे, मतलब ये इंडिया है, इस पे कलकत्ता वगैरह मद्रास आता है। ये जो यहाँ से ये जो ब्रिटिश कंपनी थी यहाँ से यहाँ पे आई और यहीं से जो भी उनका था ट्रेंडिंग का वह लेके गई। ये देखिए कैप ऑफ गुड होप, ये सब ये कुछ मैप में है, ये सब 18th सेंचुरी के टाइम का है, आप देख रहे हैं, इज़ इम्पॉर्टेंट। सो क्या हुआ है कि जो कंपनी थी है ना वह क्या ओशियन मतलब समुद्र इलाके से आई थी है ना, मतलब बोलते ना अंडरग्राउंड वाटर से आई थी है ना, लुकिंग न्यू लैंड फ्रॉम विच कुड बाय गुड्स। ठीक है, जब उन्होंने यहाँ पे इंडिया में आके देखा कि अरे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उनका ना अपना किसी का कुछ पावर है ना कुछ है, बट यहाँ पे जो इंडिया है यहाँ पे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने देश ले जा सकते हैं ना। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम इन्हें चीप प्राइस में बेचकर अब बहुत अच्छे गुड्स कमा सकते हैं ना, और हम ये कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल हायर प्राइस, और हम अपने देश मतलब यूरोप ले जाके इसे बहुत ज़्यादा हायर प्राइजेस में भी बेच सकते हैं ताकि उनका जो कमाने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम द अदर इंग्लिश ट्रेंडिंग कंपनीज। ठीक है, जो कंपनी थी मतलब जो ब्रिटिश कंपनी थी उन्हें ज़रा भी ये चीज़ का डर नहीं था कि जो अदर इंग्लिश ट्रेंडिंग कंपनीज है ना, लाइक ज़रूरी तो नहीं था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है सिर्फ यही बस अपना कंपनी का ट्रेंडिंग करेगी, बहुत सारी कंपनी थी जो अपना अपना ट्रेंडिंग कर रही थी ना, बट जो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इससे बिल्कुल भी डर नहीं था कि अगर अदर कंपनीज है वे हमारे बारे में क्या सोचेंगी, मतलब क्या करेंगी, इनके बारे में उन्होंने कुछ भी, उनका कोई भी fear नहीं था। Then mercantile trending companies in whose days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear। ये एक मर्केंटाइल एक ऐसी ट्रेंडिंग कंपनी है ना, जो पहले के जो दिनों में इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लिया है ना, और जितने भी कंपटीशन थे ना इन्होंने जो भी मतलब चीज़ ली वो बहुत ही सस्ते में ली, या बहुत ही सस्ते में ली और उससे बहुत ज़्यादा महंगे में बेचा। आप यहाँ पे भी इसे देख सकते हैं, दिस वाज अ बिजनेस दैट इंटरशिप दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरली टू द ट्रेड, या फिर हम बोल सकते हैं बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम हायर प्राइस, मतलब लेंगे बहुत ज़्यादा कम दाम पे और बेचेंगे बहुत ज़्यादा दाम पे। देन द रॉयल कैरेक्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट्स। अब जो इनका जो कैरेक्टर था, ठीक है, वह किस तरह से प्रिवेंट हुआ है ना, या हम बोल सकते हैं कि जो यूरोपियन पावर्स थे उन्होंने कैसे ईस्टर्न मार्केट्स में अपना एंटर किया, अपना कब्जा जमाना शुरू किया। लाइक अगर जो यूरोपियन पावर्स हम बोले कि मतलब जो अदर यूरोपियन कंट्रीज़ थी, ठीक है ना, उन्होंने अपना पावर किस तरह से ईस्टर्न मार्केट्स में दबाया, मतलब कि जो कंपनी है उनके ऊपर दबाया। ओके, ये देखेंगे हम। By the time the first English ships sailed down the west coast of Africa, हम अगर देखें कि एक टाइम था जब जो इंग्लिश शिप थी है ना वह कहाँ पे सेल्ड हुई थी, वेस्ट ऑफ कोस्ट अफ्रीका में। ठीक है, राउंड द कैप ऑफ गुड, यहाँ पे हम देख सकते हो, यहाँ पे ये आप इसे अगर देख लेंगे तो आपको इतना ही पूरा समझ में आ जाएगा। दिस वन, यहाँ से लेके आप पूरा यहाँ तक आप पूरा देख लेंगे मैप पे तो आपको ये चीज़ पूरा समझ में आ जाएगा। देन हम इन फैक्ट इट वॉज Vasco da Gama, a Portuguese explorer who had discovered the sea route to India in 1498। ठीक है, हम अगर कहें कि एक वास्को डिगामा है, ये एक नेम है ना, जो कि एक एक्सप्लोरर है ना, उन्होंने क्या है ये जो सी का मतलब जो समुद्री अंडरग्राउंड वाटर का जो एक बोलते हैं ना सी रूट है ना, उन्होंने ये डिस्कवर्ड किया था। कब किया था? 1498
8 में किया था. दिस इज इम्पॉर्टेंट. बाय द अर्ली 17th century द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशियन. ठीक है. जब 17th सेंचुरी आई, अर्ली 17th सेंचुरी की शुरुआत में जो डच थे, है ना, वो क्या है, वो भी एक मतलब बोल सकते हैं हम ट्रेडर थे, वो भी एक, है ना. उन्होंने क्या किया, जो डच थे उन्होंने अपनी जितनी भी उनकी पॉसिबिलिटीज़ थी ट्रेड की, मतलब जो जितना भी करना चाहते थे, है ना, वह सब कुछ इंडियन ओशन से लेके अपने देश ले जाने का, कब्जा करने का उन्होंने सोचा. सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन दी सीन. इसी तरह कुछ फ्रेंच ट्रेडर्स थे, मतलब हम एक तरह से बोल सकते हैं कि जितने यूरोपियन ट्रेडर, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ट्रेडर, ये सारे जो अलग अलग देश के जितने भी ट्रेडर्स थे, ये हमारे देश में जब इन्होंने देखा कि अरे इंडिया में तो कुछ भी नहीं है ऐसा, ना, तो इन्होंने अपना कब्जा जमाने का सोचा. The problem was that all the companies were interested in buying the same thing. अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि सबने तो ठीक है, सबने सोच लिया कि हाँ हम इंडिया में हमें सब चीज़ मिलेगा, हमें सब चीज़ मिलेगा, बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई कि सारी जितनी भी कंपनीज थी, है ना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ सेम थिंग्स पे इंटरेस्ट था. लाइक हम बोल सकते हैं कि अगर उन्होंने, हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं, लाइक अगर हम बोल सकते हैं वह चाहे कि उन्हें गोल्ड, अपने जो देश है उनको गोल्ड ले जाना, है ना, तो ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी चाहिए, यूरोपियन ट्रेडर्स को भी चाहिए और फ्रेंच ट्रेडर्स को भी चाहिए, है ना, तो वो एक सेम थिंग बन जाती है. द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप. पेपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड किन्नामोम टू वर इन अ ग्रेट डिमांड. ठीक है. अब क्या होता है कि जो फाइन क्वालिटी होती है कॉटन एंड सिल्क की, है ना, जिससे बहुत सारे कपड़े भी बनते हैं, है ना, वह सब कहाँ, इंडिया में प्रोड्यूस हुआ करता था, है ना, जिसका बहुत बड़ा मार्केट था. ठीक है ना. तो क्या है, ये इन सब का जो मार्केट था ये इंडिया में प्रोड्यूस होता था, बट ये जाता कहाँ था, ये यूरोप में जाता था, है ना. और इसी तरह हम अगर कुछ स्पाइसेस की बात करें, पेपर्स, क्लोव्स, कार्डमम, है ना, जो काली मिर्च है और जो इलायची है ना, लौंग है ना, मतलब जितनी भी ये सब स्पाइसेस थे ना, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई. कंपटीशन अमंगस्ट द यूरोपियन कंपनीज, एक मिनट गाइस, competition among the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased. अब जो कंपटीशन चल रहा था, है ना, यूरोपियन कंपनीज के बीच, है ना, और बहुत सारी कंपनीज के बीच जो चल रहा था वह कैसे था कि प्राइजेस द गुड्स कुड बी परचेज. अब जब उन्होंने कहा कि भाई सेम चीज़ तो तुम्हें भी चाहिए, सेम चीज़ हमें भी चाहिए, तो अब उन्होंने ये किया कि जो इसकी ज़्यादा कीमत पर इसे अर्न करेगा वह ये इसका होगा, जो इसे ज़्यादा गुड्स पर इसे परचेस करेगा. एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न, है ना, और इसी के कारण उनका जितना भी प्रॉफिट था वह अर्न करेंगे. द ओनली वे द ट्रेंडिंग कंपनीज कुड फ्लोराइज वॉज बाय एलिमिनेटिंग रिवल कम्पिटिटर्स. ठीक है. अब क्या हुआ कि एक तरीका था कि जितनी भी ट्रेंडिंग कंपनीज थी ना, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एलिमिनेटिंग रिवल कम्पिटिटर्स, है ना, मतलब बोलते हैं ना कि जो ज़्यादा बोली लगाएगा, जिसके देश में ज़्यादा होगा ना, लाइक, तो मतलब वो अपना इस तरह का कंपटीशन टाइप को उन्होंने अपने सबके अमाउंट शुरू कर दिया. To reserve markets therefore lead to fierce battles between the trending companies. गाइज यहाँ का नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रही है, बट ओके. सो अब क्या हुआ, जितने भी जो मार्केट्स थे, है ना, हम बोल सकते हैं ना, उनके बीच क्या होना शुरू हो गए, बैटल्स होना शुरू हो गए. ठीक है, होना शुरू हो गए, बिकॉज अब किसी कंपनी ने बोला हमें ये चीज़ चाहिए, है ना, बट अदर कंपनी बोला नहीं हमें ये चीज़ चाहिए ना, तो आखिर ये जो दोनों कंपनी को सेम चीज़ चाहिए, तो उसके लिए इनके अमाउंट बैटल्स हो गए. ओके. देन through the 17th and 18th century, they regularly sank each other's ships, blockaded routes, and prevent rebel ships from moving the
विथ सप्लाईज ऑफ। अब हुआ होने क्या लगा कि जितने भी रूट्स थे ना उन्हें बहुत सारी कंपनीज ने बंद कर दिए कि मतलब अदर कंपनी इस रूट से ना पाए, सिर्फ हम ही बस यहाँ से ले जाए, इस तरीके का। सो हम एग्जांपल पूरा इस जितने भी जितना भी पैराग्राफ है इस पर कंपटीशन का बताया कि किस तरह से सारे ब्रिटिशर्स ने अपना अपना कंपटीशन किया। ओके, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद आता है गुड्स। ट्रेड वॉज कैरिड विथ द आर्म्स एंड ट्रेनिंग पोस्ट विथ प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। अब होने लगा जो ट्रेड था, जो एक तरीके का जो व्यापार था है ना, वह किसके साथ कैरिड होने लगा ना, बहुत सारे ट्रेंडिंग के साथ है ना, जो उन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा है ना, उनकी ज़्यादा बोलियाँ लगाएगा, उनके आर्म्स के साथ चलेगा है ना, उनकी जितनी भी ट्रेंडिंग पोस्ट्स हैं ना उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। इस हिसाब से जो था उनका ट्रेंड वो चलने लगा। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन profitable trade also lead to intense conflict with local rulers। अब होने क्या लगा कि जितनी भी सेटलमेंट्स और जितने भी प्रॉफिट उन्होंने कमाया, मतलब जितनी भी कंपनियां थी दूसरे देशों की, उन्होंने हमारे देश से जितना भी प्रॉफिट कमाया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपने जितने भी उनके लोकल रूलर्स थे ना उन्हें भी वह कहने लगे कि वह उन पे ट्रेड करना शुरू करते हैं ना, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग थे अदर कंपनी के, वह क्या चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके यहाँ पे आ पाए। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। ठीक है, अब जो कंपनी थी, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी है ना, वह क्या उसने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही थी है ना, बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स के कारण ना, अब वह चाहते थे कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करे है ना, बट उन्हें कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही थी, बिकॉज उन्हें लग रहा था कि कहीं पॉलिटिक्स भी ट्रेड के साथ सेपरेट थी ना, इस वजह से। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड। अब हम ये जो भी हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ है ना, ट्रेड इन बंगाल, ये जितना भी ट्रेड था सब बंगाल का, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हम इस ड्राइंग के बारे में भी बात करेंगे एंड हाउ ट्रेड लीड टू बैटल्स, इन सब पिक्चर्स के बारे में हम पढ़ेंगे और इस टॉपिक को। सो कम से कम ये 2 से 3 वीडियो पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज़, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल अच्छा लगा या फिर चैनल में नए हैं सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। जब तक के लिए गुड बाय।